भूमि अधिग्रहण बिल पर आज सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है। इस पर चर्चा के लिए शाम एनडीए सांसदों की एक बैठक हुई। सरकार ने कहा कि अल्पमत बहुमत को कुचल नहीं सकता। जैसे ही बिल पेश किया गया, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी वॉकआउट कर गई। किसी का कोई आपत्ति है तो बहस के दौरान चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, मगर आरोप करना, राजनीति करना देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। किसानों की सहमति दी जाए, हम लोगों की बात सुनी जाए और किसानों को कीमत अगर बहुत जरूरी है तो लिया जाए, वरना ऐसी जगह ये सब काम किए जाए जहाँ पर खेती नहीं होती है। रक्षा, पीपीपी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गरीबों के लिए घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स पर किसी सहमति की जरूरत नहीं है। एनडीए सरकार के अध्यादेश के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के लिए सोशल सर्वे भी जरूरी नहीं है। अधिग्रहण के बाद जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू करने की कोई डेडलाइन नहीं रहेगी। अदालत में मामला जाने के बाद बिना इजाजत अधिकारी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो पाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अमित शाह ने 8 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो किसानों की राय लेगी। राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर जोरदार बहस हुई। अगर सरकार को इसमें कोई भी चर्चा करनी थी, पहले बरसों लगे थे। किसानों के संगठनों से बात हुई, राज्य सरकारों से बात हुई। यहाँ एक नया तरीका है, बिना किसी से बात किए मनमानी करना। इस देश में आज तक 636 ऑर्डिनेंसेस आ चुके हैं। उसमें से 80% तब आए हैं जब आनंद शर्मा जी की पार्टी सरकार में थी। लेकिन जेटली के आंकड़ों का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। इन्हीं की पार्टी और हम लोगों ने एक कानून बनाया, 1 साल में वो जमीन पे भी नहीं आया, और इन्होंने पूरी तरह से बदल के ऐसा बदला कि अंग्रेजों का कानून के पीछे छूट गया। ये पूरा अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, बल्कि देश के कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठों के हित में है। जब संसद का सत्र नहीं हो और किसी विषय पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश लाने के बाद सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के भीतर इसे संसद में पास कराना पड़ता है। सबसे ज्यादा 34 अध्यादेश 1993 में लाए गए थे। उस वक्त नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। मोदी सरकार ने अब तक 9 अध्यादेश लाए हैं। जमीन अधिग्रहण बिल पर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के हमलों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। जमीन अधिग्रहण बिल पर अन्ना का 2 दिनों का धरना आज खत्म हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे अन्ना ने अपने आंदोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई कहा। लोकतंत्र आज भी नहीं आया, वही भ्रष्टाचार, वही गुंडागर्दी, वही लूट। हुआ क्या? अभी जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अन्ना का 2 दिनों का धरना जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ था। धरने के बाद अन्ना पदयात्रा के जरिए 4 महीनों तक जागरूकता अभियान चलाएंगे। मांग नहीं माने जाने पर अन्ना ने 4 महीनों के बाद जेल भरो आंदोलन का नारा दिया है। 15 किसान यूनियन के नेताओं ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कहा कि अन्ना का आंदोलन किसी एनजीओ के इशारे पर हो रहा है। अन्ना के धरने में आज अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। अन्ना समर्थकों ने उन्हें मंच पर जाने से रोक दिया। केजरीवाल दोपहर 3 बजे के करीब जंतर मंतर पहुंचे और मंच के नीचे लोगों के बीच बैठ गए। केजरीवाल को मंच पर बुलाया गया, वो सीढ़ियों से मंच पर चढ़ने लगे, तभी अन्ना समर्थकों ने उन्हें रोक दिया। उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में उन्हें बीच मंच से ऊपर खींचा गया। ये भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है, ये संशोधन किसानों के खिलाफ है, ये संशोधन गरीबों के खिलाफ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। अरविंद केजरीवाल एक वक्त अन्ना हजारे के बेहद करीबी थे। उनके प्रदर्शन में उनके साथ थे। अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन में केजरीवाल का बड़ा रोल था, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने के सवाल पर अन्ना और अरविंद केजरीवाल का रिश्ता टूट गया। केजरीवाल पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अन्ना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। केजरीवाल ने अन्ना से कल दिल्ली सचिवालय आने की गुजारिश की है। कहा है कि अन्ना आएंगे तो सचिवालय शुद्ध हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर पीडीपी और बीजेपी में सहमति बन गई है। आज शाम 4 बजे अमित शाह और महबूबा मुफ्ती के बीच मुलाकात हुई और सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करीब सहमति बन गई है। अब पीएम मोदी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुलाकात होगी और शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। चर्चा के बाद काफी बैठकों के दौर के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करीब सहमति हुई है। बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो पूरी वार्ता हुई उसमें दोनों पार्टीज ने एक अच्छा रास्ता, बीच का रास्ता निकाला है, जिससे हमारे लोगों को, पूरे मुल्क को फायदा हो। सूत्रों के मुताबिक 1 मार्च को मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के निर्मल सिंह डिप्यूटी सीएम बनेंगे। दोनों पार्टियों के 6 मंत्री होंगे। सूत्रों के मुताबिक विवादित मुद्दे एक्सपा और अनुच्छेद 370 के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये पहली बार होगा कि बीजेपी सरकार में शामिल होगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद कोर्ट के बाहर सुलझ सकता है। हाशिम अंसारी ने हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास से मुलाकात की। हाशिम अंसारी बाबरी मामले में सबसे उम्रदराज अपील करता है। महंत ज्ञानदास ने कहा, जरूरत पड़ी तो पीएम से मुलाकात करेंगे। जो महंत कहेंगे वही होगा। अच्छा, शांति के साथ। बीएचपी तो अलग हो जाएगी तो मामला सॉल्व होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के बाहर सुलह की कोशिश को बेकार की कवायद करार दिया है। कोई सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट पॉसिबल नहीं है सिवाय कोर्ट ऑफ लॉ की डिग्री। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एनुअल कन्वेंशन 20 और 21 मार्च को जयपुर में होना है और अगर तब तक कोई भी सल्यूशन या कोई भी वो मसौदा पेश करते हैं तो हो सके तो उस पर गौर व खौस किया जा सकता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने विवादित परिसर को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर हिस्सा सौंपा गया था। दिसंबर 2010 में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। हाशिम अंसारी के अलावा इस मामले में 6 और पक्ष, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल है। मदर टेरेसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भागवत के बयान पर सरकार से सफाई मांगी, लेकिन सरकार ने कहा कि उसके ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। कल एक वक्तव्य दिया गया जो मैं समझता हूं कि केवल इस राष्ट्र के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए निंदाजनक है। The government has nothing to do with such statements. The government has nothing to do with such statements. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। मैंने कोलकाता के निर्मल हृदय आश्रम में मदर टेरेसा के साथ कुछ महीनों तक काम किया था। वो महान इंसान थी, कृपया उन्हें बख्श दें। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिनका जन्म मैसिडोनिया में 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 19 साल की उम्र में मदर टेरेसा भारत आईं और 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मदर टेरेसा ने पूरी जिंदगी गरीब, बीमार और अनाथ लोगों की मदद की। 1979 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। मोहन भागवत ने कल राजस्थान के भरतपुर में मदर टेरेसा पर यह बयान दिया था। मंत्रालयों में जासूसी मामले को लेकर रक्षा मंत्रालय से पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने रक्षा मंत्रालय के ऑडिट स्टाफ वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। वीरेंद्र पर आरोपियों को फर्जी आई कार्ड बनाकर देने का आरोप है। वीरेंद्र ने ही आरोपी राजकुमार चौबे की गाड़ी की एंट्री के लिए फर्जी लेटर मुहैया करवाया था। पेट्रोगेट मामला सामने आने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाहर जो हटमेंट्स हैं, एल ब्लॉक हटमेंट्स, उसमें ये कहीं काम करता है। इसको गिरफ्तार किया है। इसने जो है ही इज पार्ट ऑफ दी कॉन्स्पिरेसी, तो उस चार्ज पे इसको गिरफ्तार किया गया है। विदेश मंत्रालय आंतरिक जांच करेगा कि फर्जी आई कार्ड कैसे बने। सरकार ने आईबी को अहम मंत्रालयों के स्टाफ की निगरानी रखने का आदेश दिया है।
आईबी को 24 घंटे निगरानी का आदेश दिया गया है। पहले कर्मचारियों की रैंडमली निगरानी रखी जाती थी। नए निर्देश के मुताबिक अब कैबिनेट नोट चपरासी की बजाय अफसर खुद ले जाएंगे। सभी दस्तावेजों को सेफ जगहों पर रखा जाएगा और एक अफसर दूसरे अफसर को खुद ही इन दस्तावेजों को सौंपेगा। संवेदनशील मंत्रालयों में कंप्यूटराइज्ड लॉक लगेंगे। बड़े मंत्रालयों के दफ्तर में हर मंजिल पर सीआईएसएफ के जवान तैनात होंगे। जासूसी मामले में अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ कोयला, ऊर्जा और रक्षा मंत्रालय में भी दस्तावेजों के लीक होने की बात सामने आ चुकी है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की वजह से एयर इंडिया की एक फ्लाइट लेट हो गई। शुक्रवार को दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 45 मिनट देर से उड़ी। कहा जा रहा है कि रेणुका चौधरी एयरपोर्ट के भीतर शॉपिंग में व्यस्त थी। उनका सामान पहले से फ्लाइट में था। ऐसे में पायलट के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक रेणुका चौधरी पहुंची तब तक किसी और फ्लाइट के टेक ऑफ की बारी आ गई थी। आखिर में रात 7:45 बजे ये फ्लाइट हैदराबाद के लिए रवाना हुई। हालांकि रेणुका चौधरी का कहना है कि वो शॉपिंग नहीं कर रही थी। ये झूठ है, सरेआम झूठ है कि मैं शॉपिंग कर रही थी और मैं शॉपिंग के वजह से फ्लाइट लेट हो। ये सरेआम झूठ है। मेरी प्रॉब्लम है लेग में। मैंने रिक्वेस्ट किया था बग्गी के लिए, उन्होंने कहा था रखा भी गया है, मगर जब हम सिक्योरिटी क्रॉस करके गए थे वहाँ कोई बग्गी नहीं था। जून से नवंबर 2014 के बीच एयर इंडिया की 6513 फ्लाइट देर से उड़ी। एयर इंडिया ने इसी महीने फ्लाइट में देरी पर नया नियम जारी किया था। 1 फरवरी को जारी आदेश के मुताबिक देर से किसी कर्मचारी के आने पर उसकी सैलरी में कटौती होगी। सैलरी कटने के डर से पिछले सोमवार को एयर इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के देर से आने पर उन्हें छोड़कर उड़ान भरी थी। एयर इंडिया की जो फ्लाइट रेणुका चौधरी की वजह से लेट हुई उसमें केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज भी सवार थे। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पर्यावरणविद आर.के. पचौरी ने यूएन क्लाइमेट पैनल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यूएन ने एक बयान जारी करके टेरी के महानिदेशक आर.के. पचौरी के इस्तीफे की पुष्टि की है। पचौरी पर टेरी में काम करने वाली एक महिला सहायक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पचौरी के खिलाफ 13 फरवरी को लोधी कॉलोनी पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354A, 354D और 506 के तहत केस दर्ज हुआ। पीड़ित महिला ने पचौरी पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का दावा है कि पचौरी सितंबर 2013 से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। पचौरी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके सेलफोन और कंप्यूटर को हैक करके उनको फंसाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने 26 फरवरी तक आर.के. पचौरी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। दिल्ली के रिठाला से आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल पुलिस से भिड़ गए। कुछ बच्चों के हरियाणा नहर में डूबने की खबर आई। विधायक महेंद्र गोयल ने आरोप लगाया कि पुलिस ठीक से तलाशी नहीं कर रही। इसके बाद वो पुलिस से भिड़ गए। एमएलए समर्थकों ने भी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। महेंद्र गोयल का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज की। मैंने उनको रोकने की कोशिश की। मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लेडीज के ऊपर मतलब लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहीं पे अच्छा नहीं है। मेरे गृह पे हाथ लगाया और मैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर पुलिस से झड़प करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आपके शाहदरा से विधायक रामनिवास गोयल के खिलाफ भी पुलिस ने विवेक विहार थाने में एफआईआर दर्ज की है। रामनिवास गोयल पर एक स्थानीय निवासी ने दिल्ली चुनाव से एक दिन पहले घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि शपथ के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एएपी की टोपी पहनकर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश भर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 833 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में स्वाइन फ्लू से 21 और लोगों की मौत हुई है। देश भर में H1N1 वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 14,484 तक पहुंच गई है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा असर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज संसद में स्वाइन फ्लू पर बयान दिया। The Union Health and Family Welfare Ministry has been very closely monitoring the influenza A H1N1 situation. We are in regular contact with governments of the affected states. The state governments, teams from Union Health and Family Welfare Ministry have been sent to Telangana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh.
स्वाइन फ्लू की वजह से राजस्थान में 214 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 207 लोगों की जान स्वाइन फ्लू की वजह से जा चुकी है। महाराष्ट्र में 99, मध्य प्रदेश में 112 और तेलंगाना में 51 मरीजों की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हुई है। गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंकर चौधरी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन स्वाइन फ्लू को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। गुजरात में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। जल्द ही आपका फोन बिल कम हो सकता है, खासतौर पर लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए। ट्राई ने इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज में कटौती की है। लैंडलाइन फोन से कॉल करने पर लगने वाले आईयूसी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जबकि मोबाइल फोन से की जाने वाली कॉल पर आईयूसी 20 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 14 पैसे कर दिया गया है। यानी लैंडलाइन फोन की दरों में ज्यादा कमी हो सकती है। एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी कंपनी के नंबर पर कॉल करने पर पहली कंपनी के ग्राहक को इंटरकनेक्शन चार्ज देना पड़ता है। जब तक इंटरकनेक्शन अरेंजमेंट न हो तब तक एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो सकता। दिसंबर 2014 तक देश में करीब 95 करोड़ मोबाइल ग्राहक थे, जबकि लैंडलाइन ग्राहक की संख्या सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख थी। वर्ल्ड कप में आज इतिहास बना है। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने दोहरा शतक लगाया। गेल वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ गेल ने 215 रनों की पारी खेली। गेल ने 147 गेंद पर 10 चौके और 16 छक्के लगाए। क्रिस गेल ने 138 गेंदों पर 9 चौके और 16 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा किया। गेल वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले चौथे और पहले गैर भारतीय बल्लेबाज बन गए। गेल ने 16 छक्के लगाकर वनडे में रोहित और डिविलियर्स के सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गेल ने सैमुअल्स के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 372 रन की पार्टनरशिप की। सचिन ने आज ही के दिन 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मुकाबला डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से 73 रन से जीत लिया। आतंकी संगठन ISIS ने नया वीडियो जारी किया है, जिसमें 21 कुर्दिश पेशमेगा लड़ाके पिंजरे में कैद नजर आए। 9 मिनट के इस वीडियो में बंधक नारंगी जंपसूट पहने हुए हैं। हर पिंजरे के साथ भारी हथियारों से लैस 2 से 3 नकाबपोश आतंकी भी सवार हैं, जो ISIS का झंडा लहरा रहे हैं। बंधकों को इराकी शहर किरकुक की भीड़भाड़ वाली सड़कों से ले जाया जा रहा है। समर्थक खुशी से झूमते दिख रहे हैं। बंधकों की परेड के बाद उनके पिंजरे को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया जाता है। फरवरी में भी ISIS के आतंकियों ने 17 कुर्दिश पेशमार्गा लड़ाकों को पिंजरे में बंद कर परेड निकाली थी। माना जाता है कि उन्हें जॉर्डन के पायलट मोज अल कसाबे की तरह जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने सभी कुर्दिश लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने बंधकों से सवाल भी किया कि मौत से पहले कैसा लग रहा है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ने अप्रैल में बड़े सैन्य अभियान के तहत ISIS के कब्जे से इराक के बड़े शहर छुड़ाने की बात कही है। इसी के साथ फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल बस इतना ही। अगली मुलाकात आपके साथ होगी कल शाम 4 बजे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ।